महाकारुणिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए धम्मभूमि के संस्थापक सरदेव भिक्खु डॉक्टर कर्णोशील राहुल जी को सादर वंदामी। और आज के गूगल मीट में बीआरसी के माध्यम से धम्मभूमि के नेतृत्व में मुझे आज के विषय पर बात रखने का सरदेव मेजर सिंह जी ने मुझे मौका दिया है। मैं टीम के तमाम साथियों का मैं साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जैसा मेजर सिंह जी ने बताया कि आज का जो विषय है जातिगत मतभेद के चक्कर में राजनीति से दूर होता बहुजन समाज। प्रबुद्ध साथियों, आज मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया गया है। मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान जो वर्तमान संदर्भ में हमारे देश की राजनीति है, मैं उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा आप लोगों को। असल में हम जितने भी मूवमेंट के लोग हैं जो धम्म में काम कर रहे हैं, यहाँ से धम्म भूमि में भी काम कर रहे हैं, हर एक आदमी कहीं ना कहीं राजनीति में किसी न किसी के साथ वो एडजस्ट है। और राजनीतिक जो माहौल है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो राजनीति से अछूता हो। राजनीति कोई अछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन जो हमारे सामाजिक संगठन हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, नए नए सामाजिक संगठन बना करके वो प्रोग्राम रचते हैं। और आपने देखा होगा जैसे जन्म जयंतियां मनाते हैं, महापुरुषों की कोई भी कार्यक्रम जो लोग करते हैं, उन कार्यक्रमों में आप देखेंगे कि इसमें आकर के आप राजनीति की बात नहीं करेंगे। अक्सर मैंने ये बात सुनी है, जैसे राजनीति कोई अछूत की बीमारी है, अगर वहां राजनीति की बात की तो लोगों को शायद वो बीमार कर देगी। ऐसा दिमाग में ये चीजें हमारे डाली गई हैं। कोई भी बात है, कोई भी विचार किसी के दिमाग में अपने आप नहीं आता, ये बातें हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है। प्रबुद्ध साथियों, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। हमारे दिमाग में जो राजनीति की डेफिनेशन है वो गलत तरीके से बताई गई। अगर आप आम आदमी के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, जैसे आप किसी भी सीनियर सिटीजन है या कोई छोटा मोटा सामाजिक संगठन चलाता है, उन लोगों के साथ बैठ करके जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा उनके बीच में ऐसी कहानियां बताई जाती हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी हम सुनते थे अक्सर, एक बेटा बोलता है कि पापा मुझे राजनीति सीखनी है, मुझे राजनीति करनी है। तो कहता है बेटा राजनीति सीखने की चीज नहीं, राजनीति बहुत बुरी चीज है, राजनीति मत सीखो। लेकिन उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती कहता है कि नहीं मुझे राजनीति सीखनी। तो ये जो स्टोरी है छोटी सी, इनके अंदर वो एक मैसेज देते हैं कि ताकि आदमी राजनीति से दूर रहे। तो उसका फादर कहता है ठीक है बेटा, मैं तेरे को राजनीति सिखाऊंगा, ऐसा करो छत पे चढ़ जाओ। और वो छत पे चढ़ जाता है। फिर कहता है कि बेटा अब ऊपर से नीचे कूद जाओ, मैं तेरे को वहां से कैच कर लूंगा। तो बोलता है कि नहीं पापा, हो सकता है कि आप मेरे को गिरा दो और आप पीछे हट जाओ। तो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तेरा फादर हूं, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा, आप ऊपर से नीचे कूदो, मैं आपको कैच कर लूं। प्रभु साथियों, जैसे वो नीचे कूदता है तो जो फादर है वो हाथ हटा लेता, पीछे की तरफ हो जाता है। और फिर उस बच्चे की वो जैसे जमीन पर पड़ता है तो उसकी टांगे टूट जाती हैं। उसके बाद वो बोलता है कि पापा आपने तो कहा था कि मैं आपको कैच कर लूंगा, मैं आपको हाथों में ले लूंगा। तो उसके फादर ने कहा बेटा यही राजनीति है, भरोसा नहीं करना है किसी के ऊपर। कहने का अर्थ ये है कि हमारे बीच में जो एग्जाम्पल भी कोट किए गए आम आदमी को समझाने के लिए, राजनीति की जो डेफिनेशन है वो गलत तरीके से हमें बताई गई। जबकि अगर हम अपने महापुरुषों की बात करते हैं तो उन्होंने खुद कहा है ये चीजें। अक्सर हमारी टीम के साथी इस बात को दोहराते हैं कि राजनीति के बिना कोई भी काम आपका सफल नहीं हो सकता है। और हम इस एजेंडे को हर जगह लेकर के गए कि राजनीतिक वह मास्टर चाबी है जिससे सभी समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। राजनीति वह गुरु किल्ली है जिससे सभी समस्याओं के समाधान किए जा सकते हैं।
इन विषयों पर हमारे बहुत सारे टीम के साथियों ने काम किया, लेकिन हमने उन कामों की तरफ ध्यान ना दे करके, हमने जो गलत तरीका था राजनीति का, हमने उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया। प्रबुद्ध साथियों, बात अगर हम राजनीति की करते हैं, जातिगत जो राजनीति हमारे बीच में वर्तमान संदर्भ में हो रही है, जितनी मजबूत इस टाइम पर राजनीति जातिगत हो रही है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी जो वर्तमान में जो सरकार है वो धर्म की राजनीति कर रही है। वो खाली धर्म की राजनीति नहीं कर रही है, वो साथ के साथ में वो जाति की भी राजनीति कर रही है। एक ऐसा समय था कि लोग जातियों का नाम कम लेते थे, बस धर्म का ही नाम ले लेते थे और धर्म के हिसाब से वो बहुत सारे काम करते थे। लेकिन आज आप जिन गाड़ियों को देखेंगे, उन गाड़ियों के पीछे जो जातियों के नाम लिखे हुए हैं, आप देखेंगे कि एक एक जाति का जो नाम है, अलग अलग कास्ट का नाम लेकर के वो चल रहे हैं। उन्होंने हिंदू भी लिखा है, उसके नीचे एक अपनी जाति भी लिखी हुई, पार्टिकुलर एक जाति भी वो उसके साथ में प्रदर्शित करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जातियों का जो ग्रुप उन्होंने बनाया है, जिस तरीके से जातिगत इतना मजबूतियां हमारे देश में पकड़ी है, इतनी जातिगत मजबूती पहले नहीं थी। रही बात, अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो हम जो हमारे महापुरुष हैं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, और संतों की अगर हम फेरिस्त में जाएं तो गुरु रविदास जी हैं। इन सब ने राजनीति के ऊपर बहुत सारे आप लोगों के बीच में एग्जाम्पल कोट किए, बहुत सारे दोहे अभी आएगी आप लोगों के बीच में, जयंती आएगी, उसमें सभी लोग दोहे दोहराएंगे। लेकिन राजनीति का जो सही अर्थ है, जो हमारा 21वीं सदी का जो दौर रहा, उससे हम पिछड़े क्यों हैं, उससे पहले जो हमारे महापुरुषों ने काम किया, हमें थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहिए। साहब काशीराम भले एक जाति विशेष के व्यक्ति रहे हैं, लेकिन साहब काशीराम ने जो जातियां तोड़ने का काम किया है, साहब ने जो जातियां खत्म की हैं, जाति के ऊपर जितनी चोट साहब काशीराम जी ने मारी, मेरे ख्याल से साथियों किसी भी आदमी ने जातियों के ऊपर इतनी मजबूती से चोट नहीं मारी। सभी लोग जानते थे साहब किस कम्युनिटी से आए, सभी लोगों को पता था कि साहब किस तरीके से जाति की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन साहब का जो तौर तरीका था वो बिल्कुल एक अलग ही उन्होंने सेटअप तैयार किया था। आपने देखा होगा, जैसे जब दौर चला था तो साहब ने नारे दिए थे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और साहब ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो के दौरान ही जन आंदोलन की यात्राएं की, साइकिल यात्रा की, पैदल मार्च किया, संगोष्ठियां की, और साथ साथ में आपने देखा होगा कि साहब ने फिर मेले भी लगाए, अलग अलग महापुरुषों के नाम से मेले लगाए, ज्योतिबा फुले के नाम से मेले लगाए, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेले लगाए। और उन मेलों में होता क्या था, सिर्फ और सिर्फ उन मेलों में हमारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था, उसमें तैयार किया जाता था। और उन्होंने राजनीति जो जातियों को तोड़ने की राजनीति जैसे कि साहब ने, उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने आया। आपने देखा होगा साहब ने जो प्रोग्राम किए, जैसे स्टार्टिंग में साहब की एक एग्जाम्पल अक्सर साहब अपनी स्पीच में दोहराते थे, बोलते थे कि मैं जब लोगों के बीच में गया तो मैंने देखा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वो एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा मानते हैं। अगर उत्तरी भारत में जाएंगे तो जो शेड्यूल कास्ट में जो चमार कम्युनिटी है वो बाबा साहब को मानती है, लेकिन बाकी जातियों को मैं कैसे जोड़ू। तो जब साहब ने देखा तो मैं बैकवर्ड क्लासेस को जोड़ना चाहता हूँ, तो बैकवर्ड क्लासेस को जोड़ने के लिए साहब ने एक तौर तरीका अपनाया, और साहब दो महापुरुषों को और लेकर के आए। साहब ने देखा कि ये जितने भी लोग हैं, ये जातियों के हिसाब से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तब साहब ने वो इतिहास खंगाला, और इतिहास में से जब निकाल करके लाए तो छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा फुले जी को निकाला, और लोगों को बताया कि ये हमारे समाज के नेता हैं, इन्होंने समाज को नई दिशा दी है, समाज को जोड़ा है, समाज को जातियों से बाहर निकाला और समाज के लिए काम किया। तो प्रभु साथियों, जब साहब लोगों के बीच में ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज जी को लेकर के गए, तो वहां उनको लोगों ने कहा कि काशीराम पहले तो एक टाई वाला बाबा लेकर के आए थे, और आज अगर आप देखें तो आप साहब काशीराम दो पगड़ी वाले बाबा और लेकर के आया। लेकिन साहब को ये पता था कि ये जो कम्युनिटी है, एक किसी भी कास्ट का एक आदमी, क्योंकि भारत जाति प्रधान देश है, भले ही हम कहते हैं कि हमारा देश
में भिन्न भिन्न धर्मों जातियों के लोग हैं, हम सब मिल करके रहते हैं, ये सिर्फ कहने की बात है। जमीनी धरातल से हम कोसों दूर हैं। तो साहब को पता था कि ये एक कम्युनिटी से जुड़ते हैं। और आप लोगों के ये भी बात ध्यान में आई होगी, या ये बात भी सभी साथी जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में बड़े पैमाने पर अलग अलग महापुरुषों का इतिहास हमारे बीच में दोहराया गया और हमें समझाया गया। और आज आप देखेंगे कि आज जितने भी लोगों के घरों में जो महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं, महापुरुषों के जो फोटो लगे हैं, वो जो जिस दौरान साहब ने आंदोलन चलाया था उसी की देन है। और जो लिटरेचर आज हमारे बीच में आया है वो साहब की देन। इसके बाद में साहब ने मानसिक रूप से तैयार किया। जो 15 का राज 85 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद में एक और आप नारा देंगे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। जो बहुजन शब्द है वो सिर्फ एक पार्टी से रिलेटेड नहीं है। बहुजन समाज एक जाति विशेष से रिलेटेड नहीं था। बहुजन का मतलब बहुत सारे, जो बुद्ध ने हमें टॉपिक दिया, तथागत बुद्ध के जमाने में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के भले की बात, बहुत सारे लोगों के सुख की बात हो। तो बहुजन का मतलब बहुत सारे लोग थे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जैसे राजनीति आई तो हमारे दिमाग में एक ही भाई ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इसमें तो, और यही लोग इस काम को कर रहे हैं, ये चीज दिमाग में प्रबुद्ध साथी हमारे आ गई। अगली बात ये रही कि साहब का जो तौर तरीका था जातियों खत्म करने का, अलग अलग, हालांकि साहब ने अलग अलग कम्युनिटी के प्रोग्राम भी किए हैं, बैकवर्ड क्लासेस के अलग प्रोग्राम किए, कुमार समाज के अलग प्रोग्राम किए, बैकवर्ड के साथ साथ में जो ठाकुर थे उनके भी प्रोग्राम किए, जाटों के भी प्रोग्राम किए, गुजरों को भी साथ में जोड़ा, अलग अलग कम्युनिटी को साहब ने जोड़ा और उनके घरों में जाकर के उनके वहां प्रोग्राम कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल तो ऐसा भी आता है कि साहब उन लोगों को, भले ही उनके प्रोग्राम में जा रहे हैं, वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको धमका रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर का एक प्रोग्राम था और वहां जैसे ही देखा कि अपर कास्ट के लोगों ने प्रोग्राम किया था, मंच छोटा सा सजाया गया था, मैंने एक दो किताब में मैंने एग्जाम्पल भी कोट किए हैं। तो उस मंच पे जाकर के जैसे ही साहब बैठे तो साहब के साथ साथ जो बहुजन समाज के लोग थे वो सारे उस मंच पे जाकर के बैठ गए और देखते ही देखते वो मंच टूट गया। टूटते ही उसके बाद में जैसे ही साहब का, श्री राम जी को मौका मिला बोलने का, तो साहब ने कहा कि भैया मैं जो ये प्रोग्राम में आया हूँ ये 85% लोगों ने नहीं किया है, ये 15% लोगों ने प्रोग्राम किया। और जब 85 15 के ऊपर 85 बैठेगा तो मंच तो टूटेगा। क्योंकि जब 85 के ऊपर 15 बैठता तो मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। लेकिन जब 15 के ऊपर 85 पड़ेगा तो वो तो उसको तो टूटना ही है। साहब एक एग्जाम्पल दे करके उनको एक अपना मैसेज भी छोड़ देते थे और अपने जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के जो 85% लोग थे, उनको एक मैसेज भी कन्वे कर देते थे कि भाई देखो कि तुम यहाँ से एक प्रैक्टिकल देखो कि अगर आप इनके ऊपर बैठोगे तो आप इन पे हावी हो जाओगे तो आपकी सरकार बनेगी, आप मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हमारे साथ में हुआ क्या, जो हालात जो रही, साहब के जितने भी सिद्धांत थे, नुक्कड़ जनसभाएं करो, चाय पे चर्चा करो, जातियों को तोड़ो, जातियों को खत्म करो, जातियों को अपने साथ मिलाओ। और आपने देखा कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग साहब काशीराम जी से जुड़े। भारतीय जो राजनीति है उस राजनीति पर बड़े पैमाने पर प्रबुद्ध साथियों काम किया गया। और वो जितने भी फार्मूले थे जो साहब ने दिए थे, वो सारे फार्मूले आज वर्तमान संदर्भ में जो सरकार बनी हुई है वो सारे के सारे फार्मूलों पर वो काम कर रही है। वो भले ही आपके बीच में वो भले आपके बीच में धर्म की राजनीति कर रही हो। लोग समझते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है वो धर्म की राजनीति कर रही है, वो धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। हकीकत में वो जाति की ही राजनीति कर रही है। एक ऐसा भी समय था जब हम देखते थे कि लोग अपनी कास्ट बताते हुए डरते थे, वो लोग जिन्होंने हमारे बीच में जातियों का बीज बोया है। लेकिन आज आप देखेंगे कि वही लोग अपनी जाति को फिर से ऐसे छाती चौड़ी करके चल रहे हैं कि हम फला कास्ट के लोग हैं, फला जाति के लोग हैं। लेकिन साहब का जो दौर था उस टाइम पर जातियां खत्म होती नजर आ रही थी और लोग अपनी जाति बताते हुए डरता था, क्योंकि ये सारी चीजें उस टाइम पर बताई गई थी कि एक जाति ने आप लोगों के ऊपर किस तरीके से आधिपत्य किया है,
क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, जितने भी मूवमेंट के लोग हैं, वो सारे के सारे जाति के थपेड़ों से ही पीटे हुए लोग हैं। और साहब कह रहे हैं कि मैंने इन लोगों को, जातियों को तोड़ करके मैंने भाईचारा बनाना शुरू कर दिया है। और प्रबुद्ध साथियों, भाईचारा बना जब साहब काम कर रहे थे। और साहब ने तो ये बात भी यहाँ तक भी कही कि मैंने देखा कि आज तक जातियों का इस्तेमाल करके वो लोग हमारे ऊपर हावी रहे हैं। साहब जब कुआलालंपुर में गए थे तो वहां साहब ने एक स्पीच दी थी, और जाति के ऊपर ही उनका प्रोग्राम था। तो जब उस प्रोग्राम में साहब ने ये बात बोली थी कि जो जाति है वो दो धारी तलवार है, उसके दोनों तरफ धार है। ये चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरीके से चला रहा है। अगर वो सही दिशा में चलाएगा तो वो सामने वालों को काटेगी, अगर वो गलत दिशा में चलाएगा तो अपने आप को ही काट लेगा। जाति का जो इस्तेमाल है सही अर्थों में पहले एक कम्युनिटी के लोगों ने किया है। साहब ने कहा कि मैं भी जातियों का इस्तेमाल करके उन जातियों को तोड़ करके एक जगह इकट्ठा करके मैं मूवमेंट चलाना चाह रहा हूँ। और साहब ने प्रभु साथी को काम करके दिखा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? हमारे जो सिद्धांत थे, हम उन सिद्धांतों को छोड़ करके हमने दूसरे के सिद्धांत अपनाए, और दूसरे के साधनों का हमने इस्तेमाल किया, खुद के साधनों का इस्तेमाल ना करके। जब हम दूसरे पे डिपेंड हो गए तो वो जिस तरीके से चला रहे थे हम उसी हिसाब से चलने शुरू हो गए। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने बड़े पैमाने पर उनका मुकाबला भी किया, और मुकाबला भी इतना बेहतरीन तरीके से किया कि आप जब उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार बनी, उसमें सभी कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल किए गए। आपने देखा होगा स्टेट लेवल के बड़े बड़े नेता थे, उसमें शेड्यूल कास्ट के साथ में बैकवर्ड क्लासेस के भी नेता थे। साहब ने तो यहाँ तक एक प्लम्बर था, वो शायद कुशवाहा कम्युनिटी से थे, प्लम्बर का काम करते थे। साहब के पास आए, वो प्लम्बर का काम करते करते साहब ने उनको बोला कि भाई आप किस कौम के लोग? उन्होंने कहा जी मैं फलां बिरादरी का हूँ। तो साहब ने कहा कि भाई अपने लोगों को जोड़ो, और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम उतनी हिस्सेदारी देंगे आप लोगों को। और आपने देखा कि वो लोग जुड़ते चले गए। आज का जो सीन है प्रबुद्ध साथी, हम जातियों से चिपक करके बैठे हुए। आज आप देखेंगे वर्तमान में जो आप लोगों के हालात हो रहे हैं, जितना ज्यादा हम राजनीति से पिछड़ते जा रहे हैं, वो जातियों की जितनी ज्यादा पकड़ हमारी बनी हुई है उसकी वजह से हमारे साथ ऐसे हाल हो रहे हैं। आपने एक बात और भी नोट की होगी कि जो बुद्धिजीवी समाज है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात कही कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, एक उसमें प्रॉपर जो लैंग्वेज है, मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। साहब ने जो पूरा टॉपिक बोला है बुद्धिजीवी समाज किसे कहते हैं, तो वहां साहब ये कह रहे हैं कि यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, केवल एक साधन है, और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने के लिए करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता के लिए तैयार रहता है, और पथ भ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। साहब कह रहे हैं कि जो पथ भ्रष्ट लोग हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम बुद्धिजीवी वर्ग का है। लेकिन प्रबुद्ध साथी, आपने आज के दौर में देखा होगा बुद्धिजीवी वर्ग ने कितनी बढ़िया भूमिका निभाई है आप लोगों की हालात के लिए, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर खिलाफत की बात करेंगे तो जिनको आप लोग बुद्धिजीवी माने बैठे हैं, उन लोगों ने सबसे ज्यादा बहुजन मूवमेंट की खिलाफत की है। वो सबसे ज्यादा दिमाग लगाता है। साहब काशीराम जी की बातों पर मैं फिर से जाना चाहूंगा। साहब काशीराम जो चमचायुग किताब लिखते हैं, उसके अंदर वो अक्सर एक बात यूज करते हैं, जैसे चमचों की जब वो वैरायटी बताते हैं, जातिवार चमचे, विदेशी चमचे, चमचों के चमचे, एसी चमचे, बीसी चमचे, और दो चमचों का नाम साहब अक्सर हर जगह दोहराते हैं, एक तो ज्ञानी चमचा और एक अज्ञानी चमचा। तो साहब कह रहे हैं कि जो अज्ञानी चमचा है उसकी तो मजबूरी है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, और जो ज्ञानी चमचा है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट के लिए खतरनाक है। वो जो ज्ञानी चमचा है उसको सारी बातों का पता है, वो ये भी जानता है कि बाबा साहब की जयंती कब आती है, वो ये भी जानता है किस जयंती में किस आदमी को बुला करके मैंने अपने काम निकलवाने। तो जो ज्ञानी चमचा है वो सारी बातें जानता। तो साहब कह रहे हैं कि जो ज्ञानी चमचा है वो मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है।
मैं तो साथियों ये कहना चाहूंगा, जहां तक मैंने राजनीति में या मूवमेंट में मैंने देखा है, जो पिछले 2 दशकों से जो चुनाव हो रहे हैं, उन ज्ञानी चमचों ने बड़े पैमाने पर बहुजन मूवमेंट की हरासमेंट में अपना अहम योगदान दिया है। नेतृत्वकर्ता की तो इसमें कमी है ही। बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि नेतृत्वकर्ता की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं मानता हूं इस बात को कि नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन साथ साथ में जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मैंने देखा कि जैसे उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा ये विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस दौरान मैंने लोगों से सुना कि अब की बार ये तो जीतेगा नहीं, और आप है ना अखिलेश को वोट दे दो, ये हार जाएगा, अब की बार आप इसको वोट दे दो। बुद्धिजीवी वर्ग में जो जिनको आप पीएचडी स्कॉलर बोलते हैं, जिनको आप प्रोफेसर बोल रहे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने भी बहुजन मूवमेंट की खिलाफत की है। आप लोगों ने उनकी वीडियो भी देखी होंगी, आप लोगों ने उनकी खिलाफत बहुत सारी बातें भी देखी होंगी। कहने का अर्थ ये है कि उस सिस्टम को सुधारने की बजाय हमने अपने ही लोगों को बरगलाया और हम उनके मूवमेंट के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे राजनीति में आप लोगों की जो हरासमेंट हुई है, बड़े पैमाने पर हरासमेंट हुई है। और राजनीति में जो मनोबल बढ़ा था हमारे लोगों का, जिस तरीके से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्टल, नगरों के नाम बड़े बड़े बड़ी बड़ी जो आप देखेंगे अशोककालीन जिस तरीके के हमारे अवशेष मिलते हैं, इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनी हैं। जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनी थी, उसमें मटिया मेल करने में अगर सबसे बड़ा मैं योगदान कहूंगा, नेतृत्वकर्ता के बाद अगर कोई और आदमी उसको मटिया मेल करने में, तो सबसे ज्यादा योगदान उन लोगों का जिनका बुद्धिजीवी माने बैठे। हकीकत में उन लोगों ने बहुत बार खिलाफत की है। और अगर उसके बाद में आप लोकसभा चुनाव आया था पिछले दिनों, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बुद्धिजीवी लोगों की ये वर्डिंग थी, मैंने समझदार लोगों को ये बात बोलते देखा है कि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगी। अगर हम अपना वोट यहाँ कास्ट करते हैं तो फला जीत जाएगा, फला हार जाएगी। जातियों को तोड़ने के ऊपर काम नहीं किया उन्होंने। ये नहीं कहा कि हम इन जातियों को तोड़ करके एक कर लें और हम अपना का सारा जो वोट एक जगह कास्ट कर लें, उन विषयों पे काम ना करके बुद्धिजीवी लोगों ने सबसे ज्यादा एक पार्टी को वोट देने के लिए लोगों को उकसाया, और दूसरी जो हमारी मूवमेंट चली हुई थी राजनीति में, हम उनके खिलाफ गए। और वहां से हमारे जो हालात हुए हैं वो आप लोगों ने देखा कि संविधान खतरे में है। बुद्धिजीवी लोगों ने ये बात भी बड़े पैमाने पर फैलाई कि संविधान खतरे में है, बीजेपी आएगी संविधान खत्म कर देगी। प्रबुद्ध साथी, मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ, बीजेपी संविधान को हाथ नहीं लगाएगी। बीजेपी को जरूरत नहीं संविधान को खत्म करने की। जब वो उनकी सरकार है, वो संविधान की बात ही नहीं मानेंगे तो उनको खत्म करने की क्या जरूरत है। जब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो अपना काम जैसे उन्होंने करना होता है वो करते जा रहे हैं। संविधान का उन्होंने पन्ना भी पलटने की जरूरत नहीं है। वो क्यों छेड़ेंगे संविधान को? जब उनको अपने हिसाब से अपने काम करने हैं तो संविधान को छेड़ने की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके बीच में आकर के बड़े बड़े जो चटकारे फोड़ करके भाषण देते हैं, चाहे आप उसको किसी भी वर्ग का, किसी भी संगठन का आप उसको आदमी कह सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि बुद्धिजीवी लोगों ने समाज के अंदर दहशत ज्यादा पैदा की। एक ऐसा भी दौर था कि जब हमारे लोग गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। हमें खेतों में गुलामी कराई जाती थी, और जब आप लोगों को पीटते थे, रोने के अलावा आपके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, कोई भी चारा नहीं होता। जब आप लोग वहां जिंदा रहे, आज तो आप मजबूती के साथ अपने कामों में आगे बढ़ गए हैं। और आज आपके ऊपर एक ऐसा जो बर्डन होता था जातिगत रूप से, जब आपके ऊपर बड़े पैमाने पर किसी की गुलामी करने का आपके ऊपर अधिकार होता था, और वो आपको गुलाम बना करके रखता था, और आप लोगों की मजबूरी थी उसकी बात मानने की। आज का जो सिनेरियो है सोसाइटी में, आज कोई भी आदमी आपके ऊपर जबरदस्ती आकर के कोई बात थोपता नहीं है कि नहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी। उसके बावजूद भी हम दहशत में, आपके घर में कोई भी संस्कार होता है तो क्या वो संस्कार उस किसी दूसरे आदमी के आने से जबरदस्ती होता है? आप खुद जाकर के उसके आगे बैठते हैं और वो कहते हैं जी हमारे घर में आप इस तरीके का प्रोग्राम करो, तब वो आपका प्रोग्राम करता, जबरदस्ती नहीं आता वो आपके घर में, हम खुद उसको बुला करके लेके आते हैं। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उन्होंने अपनी एक कौम में से एक आदमी ऐसा उन्होंने वर्ष उनकी
पूजा अर्चना के लिए तैयार कर दिया और हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं। हम अम्बेडकराइट भी हो गए हैं, बुद्धिस्ट भी हो गए हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी हम उसी में जाकर के हम धसे हुए हैं। एक बंते जी ने अक्सर एक कहानी आप लोगों को सुनाई है, मैंने भी 2006 में एक बुक लिखी थी, 2007 में, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो कहानी मैंने उस किताब में भी लिखी थी, बंते जी ने भी वो किताब लिखी है, जंगल की आग। आपने देखा होगा कि जो बंते जी ने कहानी बताई है कि एक बार एक जंगल में आग लगी हुई थी और जंगल में जब आग लगी तो सभी जीव जंतु अपना जान बचा करके वहां से भाग रहे थे। और उसके बाद में देखा कि एक चिड़िया पास के एक नदी में से चोंच में पानी भरती थी और अपनी पंखों को उस पानी में भिगो करके आग के ऊपर वो पानी को डाल रही थी। तो इस प्रक्रिया को एक बंदर ने 8-10 बार देखा और जब 8-10 बार देखा तो बंदर ने कहा कि तू पागल है, तो इसमें जल करके भस्म हो जाएगी, तो इसको छोड़ करके कहीं दूर चली जा, जैसे और जीव जंतु इस जंगल को छोड़ करके जा रहे हैं। तो चिड़िया बोलती है कि भाई मैं मानती हूँ मैं इसमें जल जाऊंगी और मैं पागल हूँ, मेरा पागलपन है, लेकिन अगर हम सभी लोग प्रयास करें तो हम इस आग को बुझा सकते हैं। जैसे मैं प्रयास कर रही हूँ इसी तरीके से इस जंगल में हाथी भी हैं। मैं मानती हूँ कि मेरा पागलपन है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो जब ये पूछा जाएगा कि इस आग को बुझाने में किसने प्रयास किया है, तो ये बात लिखी जाएगी कि एक चिड़िया ने कोशिश की थी। और मेरा जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। तो उस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने ये और संदर्भ इसमें डाल दिया कि इस बात को एक हाथी सुन रहा था और हाथी ने कहा चिड़िया ये बात फिर से दोहराना। तो हाथी उस बात को सुन करके जंगल में जो पानी था उसमें सूंड में भरा और जंगल की आग पर डालना शुरू कर दिया। पर वो साथियों, मैंने जिस दौरान राजनीति चल रही थी, हमारी अगर धम्म की मूवमेंट धम्म भूमि ने चलाई है, बड़े पैमाने पर जो धार्मिक मूवमेंट धम्म भूमि की चल रही है, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी जो मेन मूवमेंट थी वो राजनीति की चल रही थी। और राजनीति में मैंने उन बुद्धिजीवियों को देखा जो जंगल की आग के बंदर थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मलाई मारी, खूब मौज ली, खूब मौज मस्ती की। उसके बावजूद भी वो इस जंगल को छोड़ करके भाग रहे थे जब इस जंगल में आग लगी। तो उन बंदरों की अगर आप उनको डेफिनेशन आप देना चाहेंगे ना, अगर आप उनको ये कहें कि जो बुद्धिजीवी आप जिन लोगों को मानने बैठे, हकीकत में उन लोगों ने बंदर की भूमिका निभाई है। जबकि अगर उस जंगल में आग लगी थी तो हम उसको ठीक भी कर सकते थे, हम लोगों को समझा भी सकते थे, लेकिन हमने उस जंगल में और तेल डालने का काम किया। तो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने जो जंगल में आग लगी थी ये बहकाने का काम किया। अगर आज भी आप दहशत की बात करेंगे समाज में, वो समाज को पॉजिटिव थिंकिंग की बजाय वो नेगेटिव मार्किंग करता है। और वो नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से करता है, वो लोगों के अंदर नकारात्मक भावना सबसे ज्यादा वो पैदा कर रहा। आपने देखा होगा अगर आप कहीं पर भी जो समझदार लोग जिनको आप माने बैठे उनके प्रोग्राम में चले जाओ, वो अलग अलग इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाते हैं, तो आधी तो आपके सिर के ऊपर किससे बात चली जाती है। और उन बुद्धिजीवियों का जो काम था वो, जैसे बाबा साहब कह रहे हैं कि पथ भ्रष्ट लोगों को एक करने का काम या उनको दिशा देने का काम बुद्धिजीवी वर्ग का होना चाहिए था। लेकिन वो बुद्धिजीवी वर्ग क्या करते हैं, वो उनको और तोड़ने का काम करते हैं। और आपने ये चीज भी देखी होगी कि वो हर बार जैसे समाज में आप बड़ी पैमाने पर अगर आप बात करना चाहेंगे तो वो बुद्धिमान आदमी क्या करते हैं कि हर साल एक टेंट लगा हुआ, अगली बार फिर वो 2 जगह उनके टेंट लग जाते हैं, उससे अगली बार फिर 3 जगह टेंट लग जाते हैं, फिर 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर 8 बन जाते हैं। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आरपीआई का ये हसर हुआ, बामसेव का जो आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर ये हसर हुआ, वो भी अलग अलग अपना टेंट लगा करके बैठे हुए हैं। और रही बात अगर मान लिया जैसे हम इस बात को कहते हैं कि बीजेपी या जो भी वर्तमान में सरकार है वो संविधान को खत्म कर लेगी, तो जो बुद्धिमान आदमी कर भी क्या लेगा। साहब जिस तरीके से नेतृत्वकर्ता बन करके निकले थे, साहब ने सारी चीजें खत्म करके फक्कड़ फकीर बन करके मूवमेंट में निकले थे, उस हिसाब से बिना लाग लपेट का जीवन जिसने जिया है उस आदमी को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी मूवमेंट का हो,
उस आदमी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। हम इस बात को अक्सर दोहराते हैं कि जो ईमानदार आदमी है उससे मीडिया भी डरता है, बड़े से बड़ा शासक भी डरता है। हमारे दिमाग में अगर बेईमानी है तो हम उसका ज्यादा दिन हम टिक नहीं पाएंगे। अगर हम ईमानदार होकर के काम करते हैं तो उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और हम उसको संभालते भी हैं। अब आपने देखा होगा वर्तमान में जो हमारी राजनीति है वो, जैसे हमने बोर्ड लगाए हैं और हमने एक जाति का बोर्ड लगा करके हम उसके विरोध में उतर गए, और दूसरे लोग इस बात से को देखेंगे जब हम एक जाति को लेकर के चले तो दूसरे आदमी हमारे से क्यों जुड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो वर्तमान में सरकार है वो जातियों के कार्ड खेल करके आपके खिलाफत में चले। जैसे उन्होंने भी एक वो शगुफा चलाया था कि हम डीएससी समाज बनाएंगे, और डीएससी समाज में से क्या कहा कि भाई ये समाज को हम हक देंगे, उनको हक नहीं देंगे। और आपके बीच में एक ऐसा शगुफा चला गया कि भाई फला कास्ट के लोग किसी का हक खा गए, और वो लोग सारे के सारे हरियाणा में जो चुनाव हुआ तो वो सारे एक कम्युनिटी के खिलाफ हो गए, और वो सारे के सारे जो वर्तमान में सरकार बनी हुई है उसको वोट कास्ट कर दिया और एक दूसरे का मजाक उड़ाया। परले गेट में ले जाओ इसको हर से। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बड़े पैमाने पर आप लोगों के मजाक उड़ाए और विरोध प्रदर्शन भी हुआ, और उन्होंने उनका फिर साथ भी दिया। और इस तरह के हालात आपके सामने आए क्योंकि वो जातिगत राजनीति थी, और उन्होंने जो वर्तमान शासक है उन्होंने इस तरीके से प्लान किया, पूरा का पूरा मैनिपुलेट किया अलग अलग कास्ट में जा करके। मैंने देखा कि यहाँ हरियाणा में जो पलवल में आप देखेंगे जलकारी बाई के नाम से एक प्रोग्राम किया गया कि आज जलकारी बाई का जन्मदिन है, और जो जलकारी बाई वो कोली बिरादरी से थी। और मैंने ये बहुत डीपली देखा कि उन्होंने एक एक कास्ट के लोगों के पास अपने नेताओं को टाइम दिया और उनको कॉल करने के लिए मौका दिया। उन्होंने फोन किया शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास कि हम फला जगह उनके नाम से एक बड़ा भवन बना रहे हैं। प्रभु साथियों, पलवल में एक ऐसा एरिया है जो सबसे सस्ती वहां जमीन है, सबसे गंदा माहौल वहां का बना रखा है, ना उनकी सड़कें हैं ना पानी की प्रॉपर व्यवस्था। वहां पर उन्होंने नींव रखने के लिए प्रोग्राम किया, और बड़े पैमाने पर हमारे जो जो लोग थे वो वहां इकट्ठे हुए और सारे के सारे उनकी तरफ कन्वर्ट हो गए। उन्होंने अलग अलग कास्ट को प्लान किया, जैसे डीएससी समाज के लिए अलग प्लान किया, फिर उन्होंने हरियाणा में एक बैकवर्ड क्लासेस के मुख्यमंत्री को बनाया। उन्होंने जातियों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जैसे साहब काशीराम जातियों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने वो छोड़ करके हम एक ही चीज को चिपक करके बैठ गए। और आज आप देखेंगे कि एक ही कम्युनिटी में से दो धड़े हो गए हैं। मैंने पलवल में इलेक्शन को देखा क्योंकि जो आदमी जहां रहता है वो वहां का माहौल से थोड़ा सा ज्यादा परिचित रहता है। मैंने देखा कि एक तरफ बीएसपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी उसका कैंडिडेट खड़ा था। एक पार्टी को वोट आए 2500, आजाद समाज पार्टी को वोट आए 2545। तो हमारा जो कंपटीशन था, जिस आदमी को 1 लाख वोट मिली जो जीत गया, हमारा कंपटीशन उससे ना होकर के हमारा कंपटीशन आपस में एक दूसरे से हो गया। और हम ये बात बोल रहे हैं कि मेरे हमारे 45 वोट तुम्हारे से ज्यादा आए, और हम आपस में ही एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए नजर आए। प्रबोध साथियों, ये जो तरीका था मूवमेंट का, जो जातियां तोड़ करके काम करने का, ये हमारा तरीका नहीं था, ये तरीका दूसरे लोगों का था। लेकिन हम उनके तरीकों को अपने में लिया और हमारे जितने भी नियम सिद्धांत थे दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर उन्होंने इस्तेमाल की, और वो फिर आगे बढ़ते चले गए। और देखने में आया कि हर बार आप नए से नए प्रयोग करते जा रहे हैं, और जब तक आप पुराने जो हमारे प्रयोग हुए हैं जिस तरीके से बिना लाग लपेट की साहब ने काम किया है, मैं इसके अब मूल्यांकन पे आना चाहूंगा। प्रभु साथी, उन्होंने धर्म की आड़ में जातियों को खत्म करने के साथ में उन्होंने धर्म की राजनीति की, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात एनाइलेशन ऑफ कास्ट में भी ये बात कही है कि जो धर्म है सत्ता का स्रोत है। बाबा साहब ने कई जगह ये बात दोहराई है, धर्म सत्ता का स्रोत, और धर्म से ही उन्होंने इस राजनीति को उन लोगों ने जीता है।
अब आप देखेंगे, अब इस टाइम पर आप शायद 11-12 तारीख की गुरु रविदास जी की जयंती है, और हमारे जितने भी साथी हलवे में गुरु जी का ज्ञान ढूंढेंगे, और सभी लोग हर जगह इस बात को दोहराएंगे। वो सबसे ज्यादा यही बात कहेंगे कि दो दोहे तो हर जगह दोहराते हैं ज्यादातर लोग, और वो दोहे क्या दोहराते हैं कि उसमें कहेंगे कि अ, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसै भाई रविदास प्रसन्न। तो वो कहेंगे कि भाई रविदास जी ने कहा है कि राज ऐसा हो जिसमें सबका मान सम्मान हो, सबको अन्न मिले, सबका भले की बात हो। लेकिन उस चीज को हम भूल करके हम दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम जयंतियां मनाने पर हमने पूरी ताकत लगाई है, भले ही हम गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, और हम उन्हीं लोगों को उस जयंती में बुलाएंगे जो महापुरुषों के सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरा एग्जाम्पल गुरु रविदास जी का वो यूज करते हैं, जात जात में जात है जू केलन को पात, रविदास मानुष जुड़ ना सके जब तक जात न जात। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जब तक जातियां जाएंगी नहीं तब तक हम जुड़ेंगे नहीं। ये बात हर आदमी दोहराता है, लेकिन अपने पीछे ठप्पा लगा करके चलता है। गाने वही चलाते हैं, पुत चमारा दे, पुत चमारा दे, अणकी पुत चमारा दे जिन उच्च रुतबे पाए। मतलब हम जाति को भी लेके चल रहे हैं और गुरु जी की भी बात भी कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम दोहरा आचरण करते हैं। जब तक हम दोहरा आचरण करेंगे तो तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। जो मोमेंट हम खड़ा करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से जो महापुरुषों ने हमें तौर तरीके दिए हैं, जब तक हम उस काम को जमीन पर नहीं उतारेंगे ऐसे काम नहीं होगा। मैं मानता हूं वर्तमान संदर्भ में बड़े पैमाने पर समाज को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जब तक मैन टू मैन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी साजिश से हम पर्दाफाश नहीं करेंगे जो साजिशें रची जा रही है, और हम कम्युनिटी को अपने ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, खुद पर निर्भर नहीं करेंगे, जब तक हम उनको तैयार नहीं करेंगे। जो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जो जो सिद्धांत हमें दिए हैं, जैसे हमें समाज को तैयार करना है, गांव गांव गली गली कुचे कुचे जाकर के हमने लोगों को बताना है कि मूवमेंट है क्या। हमें महापुरुषों के जो सिद्धांत, आज आप देखेंगे वर्तमान संदर्भ में जितने भी हम टीम के लोग हैं, हम सारे के सारे लिटरेचर पढ़ करके हम आगे बढ़े हैं। साहब के कैडर से हम सभी लोग जागरूक हुए हैं। बनते जी ने रात दिन कैडर लगाए हैं, उनसे हम लोग जागरूक हुए हैं। अगर वही काम हम कैडर के बजाय हम लोगों के बीच में लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दें। पिछले दिनों जब मुझे बोलने का मौका दिया था तो मैंने 2 पॉइंट उठाए थे। मैंने कहा था कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का हम एनालिसिस ऑफ कास्ट तो अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन हमें साथ साथ में जो बाबा साहब अम्बेडकर का उससे पहले जो पढ़ने का सब्जेक्ट, जो बाबा साहब ने जो थीसिस लिखी थी, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हम जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और जातियों को खत्म कैसे करना, हमने दोनों किताबें साथ लेकर के चलनी चाहिए। अगर हम ये दोनों किताबें साथ लेके चलेंगे तो जो हमारे भाई हमारे से नाराज है, जो बैकवर्ड क्लासेज के जो लोग हमारे से नाराज हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हमारे से नाराज हैं, उन दीवानों को खत्म करके जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम लोगों को बता नहीं पाएंगे कि हम सब एक ही हैं, हम दूसरे नहीं है, आपस में जब तक हम जुड़ेंगे नहीं प्रबुद्ध साथी, हम बहुजन जो सिद्धांत है, बहुजन विचारधारा, हम उसको जमीन पर नहीं उतार पाएंगे। वर्तमान संदर्भ में जो राजनीति का जो माहौल है, मैंने बड़े बड़े जो बुद्धिमान आदमी है, काफी साल पहले मैंने एक साथी थे, मैं नाम भी लेने में कोताही नहीं बरतूंगा, मिस्टर बहुत लिखते थे वो अपने पीछे, और वो एक कविता सुनाते थे कि मैं संभल संभल और संभल कर इसलिए चल रहा हूं कि मेरे पीछे पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे एक 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 कदम मिला करके मेरा मेरा एक भाई मेरे पीछे 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 एक एक कदम मिला करके चल रहा। वो इस तरह की कोई कविता थी, मुझे ये नहीं पता इस कविता के लेखक कौन है, लेकिन ये कविता मैंने मिस्टर बहुत से सुनी थी जो दिल्ली के निवासी हैं, शायद वो मूल निवासी सेंटर में या बामसेप में काम करते थे। और अब की बार मैंने देखा कि वो हमारे एक साथी हैं उदय गिल जी, वो उसके साथ में आम आदमी पार्टी के प्रचार में सबसे आगे झंडा लेकर के खड़े हुए थे। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं सोसाइटी को। और आप मान लिया आप सभी बुद्धिजीवी आदमी थे और आप किसी एक पार्टी को आप वोट कास्ट करा रहे थे, तो फिर आप हालात देख लो कि हमारे हालात कर रहे क्या है। अब ना आप लोग इधर के रहे ना आप लोग उधर के रहे, फिर आप बड़े पैमाने पर ये कह रहे हैं
इस बात का प्रचार करें कि मैंने इस कौम का सारा वोट फला पार्टी को कास्ट करवाया। जब आप छाती ठोक करके ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप पूरे समाज को भी गिरवी वहां रखवा रहे हैं। तो उन बुद्धिजीवी लोगों का जो हास्य है, उनकी जो हालात है, उनसे प्रबुद्ध साथी आप लोग रूबरू हो जाएं। और दूसरी बात ये है लास्ट की, हम जो महापुरुष हैं उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया था, एक व्यवस्था दी थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप धम्मभूमि देखेंगे, धम्मभूमि ने एक व्यवस्था दी है आप लोगों को। अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलकर के धम्म में भिक्षु बने हैं और वो लोगों में जाकर के धम्म का प्रचार कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है, ना कि ये कास्ट बेस का प्रोग्राम है। ये सभी लोग मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। बंते जी ने सभी कास्ट के लोगों को उसमें बुला, जब भी श्रावण शिविर लगता है वो जातियां तोड़ करके एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। हमें भी राजनीति में भी अगर हमें काम करना है तो जो नेगेटिविटी समाज में आ गई है, जो समाज में दो धड़े हो गए हैं, जो हर बार ये कहें अब की बार मैं ऐसे कर दूंगा, अब की बार मैं ऐसे कर दूंगा। मान लिया अगर आपका एक एमएलए या एक एमपी बन भी जाएगा तो वो व्यवस्था नहीं है। हो सकता है वर्तमान में जो सरकार है वो आप लोगों को मुख्यमंत्री भी बना सकती है, वो आप लोगों को प्रधानमंत्री भी बना सकती है, लेकिन आप उनकी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जिस हिसाब से वो चलाना चाहते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में उदित राज का क्या हाल हुआ है, आज की हालात से आप अच्छी तरह रूबरू। दूसरा एक एमएलए थे आम आदमी पार्टी में पिछली बार, मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम है, उन्होंने जब शपथ ली तो जय भीम ऐसे बोल दिया और हमें लगा कि ये तो सारे के सारे अब भाई बहुजन समाज बन गया और वहां भी बहुजनों की चलती है। और जैसे उन्होंने एक प्रोग्राम किया, सबसे पहले उनको वहां से सस्पेंड किया और आज उनके जो हाल है आप अच्छी तरह से रूबरू, आज जो हालात आपके सामने। तो प्रबुद्ध साथियों, मेरा कहने का वो अर्थ ये है कि हमें जातियां तोड़ करके मूवमेंट खड़ी करनी होगी। जब तक हम जातियां तोड़ेंगे नहीं, राजनीति में जिस तरीके से वो आप लोगों का डमरू बना रहे हैं और हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे एक मदारी है डमरू बजाता है और बंदर की तरफ वो इशारा करता है तो वो नाचने कहता तो वो ऐसे ऐसे करता है। नहीं तो हमारे साथ जो हिसाब किताब आज हो रहा वो यही हिसाब किताब है। आप किसी शादी में जाएंगे, घोड़े को नचाते हैं लोग, तो घोड़ा नाचता नहीं, हकीकत तो ये है। मैंने देखा उनके हाथ में एक पतली सी चाबुक होती है और उसका आगे एक पतली सी एक तारबंदी होती है। और वो उस तार से उसके पैरों पे मारता है। वो तार दिखती नहीं है, बहुत पतली तार है वो। और वो जब उसके पैर में मारता है तो वो पैर पे उसको दर्द होता है, उसको चिरमराट होता है। और जब उसको दर्द होता है तो वो उन पैरों को ऐसे उठाता है और हमें लगता है कि घोड़ा नाच रहा है। हम वो नाच नहीं रहा, एक्चुअली उसके पैरों पे चोट मारी जाती। पर वो चाहती है हमारे साथ भी आज यही हिसाब किताब हो रहा है। वो धीरे धीरे चाबुक मारते जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम डीजे के सामने नाच रहे हैं। जब तक हम जातियों को तोड़ करके जो हमारे से जो भाई बिछड़ गए, जो हमारे से पिछड़ गए, हमें उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना होगा, उनको समझाना पड़ेगा। और अगर उनके दिमाग में कोई ऐसी चीजें घुसा दी गई हैं किसी ने कि भाई आपका हक फला आदमी खा गया, तो उनको कहो यार कोई बात नहीं, आप ये ले लो हक, लेकिन आप कम से कम आगे तो बढ़ो। हकीकत में हमारे जो लोग हैं, कोई विरोध करने चल पड़ता है, कोई पक्ष में खड़ा हो जाता है। हम उन बातों को, जो साजिश है जो सरकारों की, वो हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रबुद्ध साथी हमारे साथ ये हाल हो रहा है। तो जब तक जातियों को आप जात 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 में जात है जो के को पात, जब तक जातियों को आप खत्म ना करेंगे, जब तक जात जात खत्म नहीं होगी, तब तक हम राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। अन्यथा हम एक दूसरे को दोषारोपण करेंगे। मैंने देखा है कि बीएसपी के लोग चंद्रशेखर के ऊपर दोषारोपण करते हैं और चंद्रशेखर के लोग बीएसपी को दोषारोपण करते हैं। पल्ले किसी का कुछ भी नहीं है। 4 वोट वो लेकर के बैठे हैं, 4 वोट वो लेकर के बैठे हैं। और कहीं पर भी अगर एक आदमी के वोट ज्यादा आ जाते हैं किसी एक एमएलए के, तो हम सबसे ज्यादा उसकी फोटो दिखाते हैं, देखो इस आदमी के ज्यादा वोट आए। वो हमारी पार्टी के वोट ना होकर के वर्तमान जो हिसाब किताब जैसा चल रहा है, वो उस आदमी का व्यक्तिगत वोट होता है। प्रबुद्ध साथी, उसकी व्यक्तिगत तैयारी है। अगर हम आज भी इसी तरीके से चलते रहे तो राजनीति में आप लोग लंबे समय तक सफल नहीं हो पाओगे
और हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे, आप लोगों का समाधान नहीं हो पाएगा। प्रभु साथियों, मैंने आज के विषय पर बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी हैं, और मेरे ख्याल से अगर हम राजनीति में और जातिगत जो राजनीति चल रही है उस विषय पर बात करेंगे तो बीएसपी को भी हमें थोड़ा सा सामने लेके आना होगा। तो वो चीजें मैंने आप लोगों के बीच में विशेष तौर पर रखी हैं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष के आपके बीच में बात कर रहा हूँ। मैं धर्म के क्षेत्र में काम करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं साबका श्री राम का मैं फॉलोअर हूँ, मैं उनका वेल विशर हूँ और उनके विचारों को मैं मानता हूँ, और पार्टी की विचारधारा से मैं लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ। और मैं वहीं से ही ये मान के चलो कि मैंने जो सीखा मैंने वहीं से सीखा है, और उसके बाद में मैं मैं धम्मभूमि से जुड़ा हूँ, और उसके बाद में मैं ये सारी बातें आप लोगों से प्रबुद्ध साथी कर पाया। और मैंने जो भी बुक्स लिखी हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर के मैंने बहुत सारी कुछ बुकें लिखी हैं। तो उस बुक में जैसे एक मेरा विषय ये भी है, बुद्धिजीवी बनाम चमचा, इस विषय पे भी मैंने प्रबुद्ध साथी किताब लिखी है। और आज का समय भी हो गया है, हो सकता है मेरी बुक कुछ बातें किसी साथी को हजम ना हुई हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा उनको जवाब देने की, और नहीं भी जवाब दे पा तो मैं उन जवाबों को, उन आपके सवालों को खोजने की, सवाल के जवाबों को खोजने की मैं कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।